इब्तिदा कर रहा हूँ फिजिक्स के लेक्चर्स की, जो हायर क्लासेस के स्टूडेंट्स और पीएचडी के रिसर्च फेलोज को रिसर्च में बुनियाद फराहम करेंगे। ये सीएसएस और पीएमएस के न्यू सिलेबस के एन मुताबिक है और इनको इतने आसान तरीके से इनको पोर्ट्रे किया गया है कि वो स्टूडेंट्स जिनका बैकग्राउंड साइंसेस नहीं होगा ये उनके भी जहन में आसानी से बैठ सकते हैं। तो शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अल्लाह बाई से सजदा, वही वारिस से सजदा, वही लायक सजदा, वही वाजिब सजदा। आज नाजरीन मेरा पहला जो फर्स्ट टॉपिक है वो है ओरिजिन ऑफ क्वांटम थ्योरी। अब आप लोगों के जहन में ये बात होगी कि क्वांटम थ्योरी से पहले कौन सी थ्योरी थी। उससे पहले जो थ्योरी हम डिस्कस करते हैं वो थी क्लासिकल थ्योरी, जिसको हम मोस्टली न्यूटोनियन मैकेनिक्स या क्लासिकल मैकेनिक्स या गैलीलियन मैकेनिक्स कहते हैं। इसके मुताबिक मैटर को डिफाइन किया गया था कि मैटर इज अ सब्सटेंस हैविंग सर्टेन मैस, वेट एंड इट हैज सम वॉल्यूम। इसी तरह से क्वांटम थ्योरी इसको डिफरेंट वे से प्रेजेंट करती है। वो कहती है कि मैटर इज अ वेव पैकेट हैविंग डुअल नेचर। अब हम ये देखते हैं कि क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग मैटर क्या चीज है। देखिए, क्लासिकल थ्योरी ये बताती है कि ये जो आपके सामने जो मैटर है, अगर आप इसको मतलब आप ओवरव्यू से देखें, आप इसके किसी कॉर्नर से, लेट्स से इस कॉर्नर से आप इसको हीट करना शुरू करेंगे तो आफ्टर सम टाइम आप जिस वक्त देखें कि टेम्परेचर तमाम प्लेसेस तक पहुंच चुका है, तो यहां पे भी वही टेम्परेचर होगा, यहां पे भी वही टेम्परेचर, और इसके तमाम कॉर्नर्स में टेम्परेचर ठीक मतलब पहुंच चुका होगा। क्लासिकल थ्योरी किस रूल को बेस बनाती है? ये रूल है फोरियर मोड ऑफ रेडिएशंस। यानी ये एक कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है। किसको कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है कि एनर्जी जो है वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में फॉरवर्ड हो सकती है। अब आप जरा इस एनिमेशन में देखिएगा कि ये जो रेड कलर में आपको वेव नजर आ रही है, ये बहुत सी वेव्स का मिक्सचर, एक रिजल्टेंट वेव है। मींस दैट के देयर इज अ कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन द वेव्स। ठीक है, अब ये देखिए ना, ये डिफरेंट वेव्स थी। इन वेव्स ने जैसे ये मिलती गई हैं, इन्होंने एक रिजल्टेंट वेव दी। जिस रिजल्टेंट वेव को हम यहाँ पे अगर देखा जाए तो हम इसको प्रेजेंट करते हैं, तो हमारे पास एक, इसको हम फोरियर ट्रांसफॉर्म कहते हैं। मींस दैट के मिल जाना, इकट्ठा हो जाना सब चीजों का। तो ये इकट्ठा होने के बाद ये एक रिस्पॉन्स है। इसका मतलब आपने ये जहन में रखना है कि एक चीज दूसरी जगह पे एक बिहेवियर को ट्रांसफर कर रही है। और इस चीज को अगर आपको न समझ आती हो तो आपने थर्मोडायनामिक्स में जो बेसिक रूल है क्लासिकल मैकेनिक्स का, वो है इक्विपार्टीशन थ्योरम। इक्विपार्टीशन थ्योरम ये कहता है ऑलमोस्ट जो हम थर्मोडायनामिक्स में कहते हैं, द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द एवरेज सम ऑफ ऑल द एनर्जीज इन द बॉडी। तो जो एवरेज सम है, इसका मतलब आपने तमाम की तमाम जो एनर्जीज थी इनको कंबाइन कर दिया, इनके एवरेज कर दिया, तो जो रिजल्ट में आया दैट इज द टेम्परेचर। अब इन थ्योरीज की बेसिस पे बहुत ज्यादा काम हुआ, और मैं जिन पर्सनैलिटी को कंसीडर करता हूं कि मॉडर्न फिजिक्स की बेसिक जो, या क्वांटम फिजिक्स की जो बेसिक बुनियाद रखी है, दैट इज द ग्रेट पर्सनैलिटी जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। इन्होंने ये इक्वेशंस दी, डिफरेंशियल इक्वेशंस। यू नो दैट क्लासिकल फिजिक्स में या क्लासिकल मैकेनिक्स में फैराडेज लॉ आपने पढ़ा होगा, एम्पियर्स लॉ पढ़ा होगा, गासेस लॉ है, गासेस मैग्नेटिक लॉ है। ये डिफरेंट लॉज में जो इन्होंने मैथमेटिक्स का थ्योरम यूज किया, वो थ्योरम जो था ये आपके सामने, ये देखें, ये एक कंटूर इंटीग्रेशन है, ये जो है ये डिफरेंशियल फॉर्म है, ये जो है ये इंटीग्रल फॉर्म है। तो असल में बात कुछ ये है कि डिफरेंशिएशन ये कोई इतनी कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है यार। थोड़ा रिलैक्स होकर समझिएगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन किसको कहते हैं, विच इज अ कंटिन्यूअस बिहेवियर। अच्छा, कंटिन्यूअस बिहेवियर कौन सा होता है? कंटिन्यूअस बिहेवियर वो होता है कि जिसमें एक पैटर्न जो चल रहा है ना, उसमें अचानक से कोई चेंज ना आ जाए, यानी अनवांटेड चेंज ना आए।
एक कॉन्टिन्यूस बिहेवियर ये होता है, और तभी आप किसी चीज पे एक इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यही बात जो होती है, हम इसको ये यहां तक तमाम के तमाम लॉज जो थे, इसमें मैं मजीद आपको यहां पे बताता चलूं। यहां पे अगर हम देखते हैं, ये जो डेल है ये बात करता है स्पेशल डिफरेंशिएशंस की, स्पेशल डिफरेंशिएशन, और ये जो चीज है ये डिपेंडिंग टू टाइम है। इसमें मोस्ट ऑफ ऑल जो इंटरेस्टिंग बात है जिसका क्रेडिट है मैक्सवेल को, वो ये है कि जो यहां पे लिखा गया है ना, इसका मतलब है मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, यानी मैग्नेटिक बिहेवियर और होता है, इलेक्ट्रिक बिहेवियर और होता है। कैसे? एक चार्ज इधर पड़ा हुआ है, एक कैलिफोर्निया पड़ा हुआ है, पॉजिटिव नेगेटिव दे कैन एग्जिस्ट, लेकिन अगर आप मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ को तोड़ देते हैं तो जो नॉर्थ पोल है ना, वो दोबारा फिर नॉर्थ साउथ बनाएगा, और साउथ पोल दोबारा से फिर नॉर्थ और साउथ बनाएगा। तो मैग्नेटिक बिहेवियर इज अ चेंज वैल्यू एंड इलेक्ट्रिक बिहेवियर इज आल्सो चेंज वैल्यू। तो यहां पे वो बात ये करना चाह रहे हैं कि जो स्पेशली इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज हैं अगर चेंज करेंगे, ये देखें ये डिफरेंशिएशन में, तो इसी चीज का इंटीग्रल फॉर्म में भी यही चीज, लेकिन कहने का मकसद है जो स्पेस के लिहाज से जो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज चेंज होगी तो वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में अपीयर होंगी, ठीक है। यही चीज फर्दर स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बुनियाद बनी, जो कि जिसको प्रेजेंट किया था सर आइंस्टाइन ने, और इन्होंने 1905 में एक रिसर्च पेपर जो था वो इन्होंने लिखा जिसका नाम था ऑन द इलेक्ट्रोडायनामिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज। कि जनाब जिस वक्त आप एक बॉडी को मूव करवाते हो ना, तो बॉडी जब मूव होगी तो उसकी इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज मैग्नेटिक पे अपीयर होंगी। सो मास इज नॉट कांस्टेंट व्हिच इज कंसीडर्ड कांस्टेंट इन द क्लासिकल फिजिक्स, ठीक है। और इसके बाद अब हम बात करते हैं कि किस बुनियादों पे जो क्वांटम मैकेनिक्स थी या क्वांटम फिजिक्स थी या क्वांटम थ्योरी थी उसकी बुनियाद रखी गई। इसमें मोस्ट ऑफ ऑल जो इंटरेस्टिंग चीज है वो ये है कि आप ब्लैक बॉडी रेडिएशंस की जो कर्व देख रहे हैं, अब यहां पे जरा गौर रखिएगा कि क्या ये कर्व आ सकती है अगर आपको पता हो कि एनर्जी इक्विपार्टीशन थ्योरम के अकॉर्डिंग एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रही है, तो क्या ये कर्व आएगी? अच्छा, यहां पे चले आपको ये मैं अभी एक थिंकिंग पॉइंट दे रहा हूं जिसका मैं आंसर बाद में करूंगा। तो ये जो कर्व थी ना जिसको हम नी बोलते हैं, ये क्लासिकल थ्योरी इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, राइट। और क्लासिकल थ्योरी जो है ना, उससे पहले मैं जरा क्वांटम मैकेनिक्स को डिफाइन कर दूं। क्वांटम मींस दैट देयर इज नो कंटिन्यूटी, देयर इज अ ग्रैनुलर नेचर, डिस्क्रीट नेचर, सिंपल नेचर है, मींस दैट के गैप्स हैं, कंटिन्यूटी नहीं है, ठीक है। मैकेनिक्स मींस दैट के अ प्लेस वेयर ऑल द लॉज आर गोइंग टू बी प्लेड बाय द यूजर। तो अब हम देखते हैं कि क्लासिकल थ्योरी जो है वो क्यों आंसर नहीं कर पाई थी। वजह उसकी कुछ ये थी कि जो क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है ना, ये बताती थी एक कॉन्टिन्यूस बिहेवियर को। मींस दैट कि कॉन्टिन्यूस बिहेवियर का मतलब है जो एनर्जी इधर दी ये ट्रांसफर हुई, यही ट्रांसफर हुई, ये आगे ट्रांसफर हुई, और ये चारों तरफ इक्विपार्टीशन के अकॉर्डिंग और फोरियर ट्रांसफॉर्म के अकॉर्डिंग ये आगे ट्रांसफर होगी। जो कि मैंने अभी आपको ये चीज बतानी है, फोरियर मोड ऑफ रेडिएशन जो है ना, ये बताया गया था कि ट्रांसफॉर्म हो रही है, और इसी तरह से ये भी बताया गया था कि इक्विपार्टीशन जो है ना वो थ्योरम है। अब साइंटिस्ट के माइंड में ये क्वेश्चन आया कि ये जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है ना, इनका बिहेवियर क्यों है? क्योंकि सिंपल इज दैट कि एक एनर्जी यहां से नेक्स्ट एटम, नेक्स्ट एटम, नेक्स्ट एटम, और ये सारी की सारी एनर्जी जब आगे ट्रांसफर होगी तो या तो कर्व को आप स्टार्ट से लें तो उसको भी सीधा जाना चाहिए, या कर्व को आप एंड से पकड़े तो उसको सॉल्व करें तो उसको भी सीधा जाना चाहिए। तो साइंटिस्ट जो थे वो इस बिहेवियर को स्टडी ना कर सके। देखिए अब आपके सामने जो ये चीज बता रहा हूं कि क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक ये जो नी है ये नहीं बननी चाहिए। अगर आप यहां से सॉल्व करें तो इसको इधर सीधा निकल जाना चाहिए, अगर यहां से सॉल्व कर रहे हैं तो इसको इधर को निकल जाना चाहिए। रीजन उसकी ये थी कि साइंटिस्ट ने फिर ये देखा, पहले 35 केल्विन टेम्परेचर पे जो ब्लैक बॉडी जो रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करके एमिट करती है, उस पे डिफरेंट वेवलेंथ्स को स्ट्राइक किया, तो उन्होंने भी ये नी बनाई।
उसके बाद जो है वो 4000 केल्विन पे भी देखा गया तो यहाँ पे फिर ये नहीं बनी। 45 केल्विन पे देखा गया। यू नो दैट जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होता गया वैसे वैसे ये जो नी है ये शॉर्ट वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो रही है और इसकी इंटेंसिटी बढ़ रही है, यानी इसका बिहेवियर शिफ्टिंग का इधर आ रहा है। अब फिर से आप इस चीज को जरा देखें कि ये बिहेवियर जो आपके सामने जो शो हुआ था, ये बिहेवियर में कर्व को या इधर से इधर जाना चाहिए। ये जो क्रॉस नी है ये नहीं बननी चाहिए थी, क्योंकि कॉन्टिन्यूस बिहेवियर जो होता है उसमें ऐसा नहीं होता कि एक एनर्जी है उसको किस चीज ने टर्न होने का चांस दिया, क्यों टर्न हुई, क्योंकि एनर्जी तो डायरेक्टली आगे फॉरवर्ड हो रही थी। लेकिन अब मैं आपको ये चीज एक बता दूं, असल में इसकी रीजन क्या थी। इसकी रीजन ये थी कि आपने डिफरेंट टेम्परेचर्स पे जिस वक्त रेडिएशंस को स्ट्राइक करवाया, रेडिएशंस को फेंक के रेडिएशंस को ऑब्जॉर्व किया, या आपने रेडिएशंस को ऑब्जर्व किया, तो उस ऑब्जर्वेशन में आपको ये चीज मिलती थी कि पूरे के पूरे मैटर में देयर इज नॉट कंटिन्यूटी, डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रही। यानी ये जो पीक मिल रही है ना, ये जो पीक है, ये पीक है, ये पीक, ये सब की सब पीक कहां पे मिल रही है? ये सब की सब पीक जनाब ये बता रही है कि पूरे के पूरे मैटर में कुछ ऐसी जगह मौजूद है जो रेडिएशंस को ज्यादा रिस्पॉन्ड कर रही है और बाकी जगहों पे लाइक दैट। अभी मैं इसको डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है, सो कंफ्यूज नहीं होना। अभी सिर्फ ये बात, ये देखिए, ये इसकी बात मैं कर रहा हूं। इस फेज में देखें कि यहां पे ये वो मैटर का एरिया है जो रेडिएशंस को, जिस पे रेडिएशन की इंटेंसिटी मैक्सिमम है। इससे आगे चले जाओ, इससे पीछे आ जाओ, तो इसका मतलब है कि मैटर में जो डायरेक्ट लिंकेज है ना, यानी एवरेज जो ट्रांसफॉर्म है एनर्जी का, वो नहीं है। मैटर कॉन्टिन्यूस नहीं है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ ग्रैनुलर नेचर, जिसको हमने स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा। अगर आपको भी थोड़ा बेहतर नजर आए तो मैटर कॉन्टिन्यूस नहीं है। मैटर जो है ना वो उसके अंदर मैटर है, कुछ हिस्सा रिस्पॉन्ड करता है कम, कुछ हिस्सा ज्यादा रिस्पॉन्ड करता है। देयर इज नॉट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। यहां पे आके क्लासिकल थ्योरी जो थी वो आंसर ना कर सकी। और इसके बाद मैक्स प्लैंक जो है उन्होंने एक फार्मूला दिया, दैट इज E इज इक्वल टू HF। इसका मतलब H इज अ कांस्टेंट बिहेवियर के मैटर जो है वो जहां मर्जी है फार्मूला डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे आप अप्लाई कर दो, मैटर में एक H मौजूद है जो कि प्लैंक्स कांस्टेंट है, ठीक है। ये प्लैंक्स कांस्टेंट का मतलब कि मैटर का अपना एक कांस्टेंट बिहेवियर है विच इज डिपेंडिंग ऑन फ्रीक्वेंसी। और इस चीज के बाद ये हुआ था कि क्लासिकल फिजिक्स या क्लासिकल थ्योरी के जो साइंटिस्ट हैं, स्टीफन बोल्ट्जमैन है, वीन्स रिले जीन्स लॉ है, इन्होंने कोशिश की थी इस कर्व को सॉल्व करने की, लेकिन कर्व यहां से आती थी यहां तक, यहां से सीधी ऊपर निकल गई, क्योंकि कंटिन्यूटी है भी आगे आगे उसने ट्रांसफर होना है। ये मैटर की नेचर थी कि मैटर्स में दो एटम्स के दरमियान, देखे दोनों मेरे हाथों के दरमियान गैप है ना, वो ऐसा नहीं समझते थे। वो समझते थे कि जी ये बिल्कुल साथ साथ है, तो डायरेक्ट ट्रांसफर हो रही है। फोरियर ट्रांसफॉर्म को ज़हन में रखें, बार बार रिपीट कर रहा हूं। अब यहां पे मैक्स प्लैंक ने कहा कि नो, देयर इज अ गैप, देयर इज अ ग्रैनुलर नेचर। क्यों? क्योंकि एक हिस्सा ऐसा मौजूद है, एक पार्ट ऐसा मौजूद है जहां पे वो रिस्पॉन्ड करता है, पूरा रिस्पॉन्ड करता है, हैविंग द हायर इंटेंसिटी। वो सब की सब वेवलेंथ्स के ऊपर, सब की सब फ्रीक्वेंसीज के ऊपर जो है ना, वो बताता है कि कौन सा ऐसा हिस्सा है जो रिस्पॉन्ड करता है और उसके बाद वो रिस्पॉन्डिंग खत्म हो जाती है, एंड आ जाती है। तो इसका मतलब है कि मैटर जो है वो उस पे हम कहेंगे कि क्वांटाइजेशन हैविंग द डिस्क्रीट नेचर। और अब मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये बताऊंगा कि किस तरह से अब साइंटिस्ट के दरमियान जब ये पता चला कि मैटर जो है ना, फिर फिजिक्स के लॉज जो है उनमें थोड़ी सी अमेंडमेंट्स करनी पड़ गई। जब अमेंडमेंट्स करनी पड़ी तो उसके बाद हमें ये चीज़ भी फाइंड करने को बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी कि मैटर नेचर में कौन सी है, मैटर पार्टिकल नेचर है या वो वेव नेचर है। और इसमें बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ जो है, एक इंटरेस्ट जो करना है वो ये है कि जे थॉमसन का बेटा जीपी थॉमसन, बाप काम कर रहा था पार्टिकल नेचर पे और बेटा काम कर रहा था वेव नेचर पे।
सो मैटर की किस नेचर के ऊपर, अच्छा इंटरेस्टिंग बात है नोबेल प्राइज दोनों को मिला, लेकिन कौन सी नेचर जो है वो ज्यादा सर्टिफाई हुई ये आप मेरे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। लेकिन इससे पहले जिन्होंने मेरा मतलब मुझे बहुत ज्यादा असिस्ट किया, मैं स्पेशल थैंक्स कहता हूँ प्रोफेसर तारिक तुर्ताई साहब का, जिन्होंने जो कि एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज शेखुपुरा से रिटायर्ड है। और सिंपल एक बात कह के मैं लेक्चर को वाइंड अप करता हूँ कि मैं खाक नशी हूँ मगर अफसुर्दा नहीं हूँ, कब जानिए इस खाक से खुशबू निकल आए। थैंक यू सो मच।